consider the system of equations. सपोज कर लो आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है a1x प्लस b1 प्लस c1z इक्वल टू d1। फिर है कोई और इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। और है कोई थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस है और इनको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स देखूं इन इक्वेशंस के, तो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में a1, x का है y का है b1, z का है c1। यानी कि अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है, उसको मैं नाम देता हूँ a, तो हमें इस तरह आ जाएगा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 and this is a3 b3 c3। ये जो मैट्रिक्स है ये है कोफिशिएंट इसकी। और मैं और एक मैट्रिक्स बना देता हूँ x विच इज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। सिंस हमारे पास तीन वेरिएबल है x y z, तो मैं इसको एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखूंगा x y z। और एक मैट्रिक्स देता हूं मैं b जो है कोफिशिएंट मैट्रिसेस ऑफ कांस्टेंट, यानी कि d1 d2 d3। यानी कि मैंने अलग अलग मैट्रिक्स लिखी इन्हीं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को निकाल के। अच्छा, इसी को मैं लिख सकता हूं इस तरह, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, कंसीडर कर लो ये फर्स्ट था, इस तीनों फर्स्ट कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। क्या हम लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इस मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करूंगा x से और वो इक्वल आ जाएगा b के बराबर, क्योंकि यही तो था। सपोज कर लो a b c, ये है a1 b1 c1, इसको ज़रा मल्टीपल कर लो x से, ये आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, वही तो पहला था। इसी तरह जब सेकंड रो को x के फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह थर्ड रो को जब x कॉलम ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और डेफिनेटली d1 d2 d3 तीनों में है, तो वो ऑन इक्वेटिंग दिस मैट्रिसेस दिस विल बी इक्वल टू, यानी कि हम ax इक्वल टू b को फर्स्ट कह सकते हैं। सो देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस। नाउ हमें देखना है कि सॉल्यूशन ऑफ x कैसे मिलेगा मुझे, यानी कि वैल्यूज ऑफ x y z कैसे मिलेंगे मुझे, और इम्पोर्टेंटली वो x y z तीनों में सेटिस्फाई होगा, उसी चीज को हमें ढूंढना है यहाँ पे। दैट मीन्स जब मैं ax इक्वल टू b लिखता हूँ, तो इसका मतलब डायरेक्टली यही आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को अब मैं इस तरह लिखूंगा, this is a1 b1 c1 a2 b2 c2, this is a3 b3 c3। our x is x y z and then we have d1 d2 d3। यहाँ से कुछ केसेस लेके चलेंगे और हम इनको सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। केस फर्स्ट,
इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। अच्छा, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, नॉन सिंगुलर नहीं होगा, तो इन्वर्टेबल हम कहेंगे फिर इस मैट्रिक्स को, यानी कि डायरेक्टली हम कहेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट्स। जब ये नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट डायरेक्टली करेगा। तो हम इसको अब देखेंगे हम क्या करेंगे। हम इस इक्वेशन Ax इक्वल टू बी, ठीक, इसको पहले लिखेंगे। हम कहेंगे कि प्री मल्टीप्लाइंग, मतलब A इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, कम्यूटेटिव इनवर्स नहीं है, तो हमें प्री पोस्ट जो भी करेंगे वो लिखना होता है, यानी कि A इनवर्स इंटू Ax इक्वल टू A इनवर्स B। उसके बाद हमें पता है प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो हम इस तरह लिख सकते हैं A इनवर्स इंटू A इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो इसका मतलब होगा, एक चीज आप नोट करते जाना है, जब भी A इनवर्स इंटू A ये आइडेंटिटी आता है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, हमने कहा था डेफिनेशन में, अगर A और B दो मैट्रिक्स, अगर इफ हमने कहा था मैट्रिक्स A उसका इनवर्स B होता है इफ AB इज इक्वल टू I। हालांकि यहाँ पे हमारा A, हमने कहा था फिर A इनवर्स से डिनोट करेंगे B को, तो यही चीज़ हम लिख रहे हैं असल में, A इनवर्स इंटू A इज I। सो मैं लिखूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। और फिर हम जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को X से मल्टीप्लाई कर लो तो वो X ही आ जाएगा, इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो इससे हमें क्या पता चला, यानी कि जो आपका X है वो क्या था, X Y Z, ये मैट्रिक्स हमें आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें A इनवर्स पता है, निकल आ रहा है, अगर हमें A इनवर्स मिल रहा है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो हमें A इनवर्स और B मल्टीप्लाई करके X Y Z आ जाएंगे, यानी कि इस केस में सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। इस केस में सॉल्यूशंस है। तो हमने लास्ट टाइम बताया था कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशंस, तो इन दैट केस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, it implies consistent। सो हमने समझा कि कंसिस्टेंट है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरा चीज हमने देखा कि X है A इनवर्स B के, यानी कि जो इसके सॉल्यूशन है A इनवर्स B आ रहा है, सिंस A इनवर्स इज यूनिक, यानी कि जो भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एक ही होता है, दूसरा होगा ही नहीं, अगर होगा तो वो इक्वल होगा, इनवर्स भी यूनिक होता है। सो सॉल्यूशन क्या होगा अब, X A इनवर्स B, A इनवर्स यूनिक है, इट इंप्लाइज X भी इन दैट केस यूनिक होगा। व्हाट आई मीन, दैट इज सॉल्यूशन इज यूनिक, सॉल्यूशन इज यूनिक। सो हमने केस नंबर फर्स्ट में देखा, अगर मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर देन इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब कितने सॉल्यूशन है ये हमें पता चल रहा है कि इन दैट केस एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज ए यूनिक सॉल्यूशन। इस मेथड को हम कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स मेथड है, यानी कि टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वे we call this as matrix method, matrix method। this method is known as matrix method to find the solution in that way। now we have case second। पहले तो हमने कहा था डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है।
अब हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। That is a singular matrix. तो इन डेट केस ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं। हम क्या देखेंगे, वी विल कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स बी से। बी आपको याद होगा D1 D2 D3। अच्छा, अब यहां से हम दो केसेस फिर निकालेंगे। सपोज कर लो इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए, बी भी मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स ही आ जाएगी। सो जीरो मैट्रिक्स आपको याद होगा, जीरो मैट्रिक्स इज 0 0 0 0 0 0 डॉट 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 ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी n बाई n की। सो ये जीरो मैट्रिक्स है। अगर ये जीरो मैट्रिक्स आ रही है देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम ऑफ, तब हम कहेंगे इन दैट केस इट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है यानी कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब और एक केस है, ये तो हो गया अगर जीरो आ रहा है। अब और एक केस है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे आइदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि इसमें दो चीजें हो सकती है, मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। या तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। अकॉर्डिंगली अगर कंसिस्टेंट है तो इसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा। सो कुल मिला के आपको याद ये रखना है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर आपको चेक करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज जीरो, तब हम कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रही है तब दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। इन केस द मैट्रिक्स द सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट, तब हम कहेंगे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, यानी कि यूनिक नहीं होगा, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशंस होंगे। सो वी विल डू द क्वेश्चंस नाउ। Question number 1. Explain the consistency of the system of equations in exercise 1 to 6. In exercise 1 to 6. That is question number 1 to 6. So हमें इनकी consistency बतानी है कि system of equations consistent है कि नहीं है। So we know the method how to find the consistency. सबसे पहले हम इसका determinant check करेंगे। Okay, let us do question by question. Since question number 1 and first part, since system of equations is given by x plus 2y equal to 2 and 2x plus 3y equal to 3, since the system of equations can be written as ax equal to b, where a is equal to
the matrix of coefficients, that is 1 2 2 3, x equal to xy, and matrix B can be written as 2 3. Now we will check the determinant of A. Now determinant of A is equal to 3 minus 4, that is minus 1. So it implies A is a non-singular matrix. And we know that in that case solution exists. और हमने कहा था इस टाइम यूनिक भी solution होगा. So simply it implies the system of equation is consistent. बस इतना ही करना था क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं लिख सकता हूं इसको द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था तो ऐसे ही लिखेंगे ax इक्वल टू बी, और हमें पता है जो मैट्रिक्स A है वो होगा 2 minus 1 1 1. X is xy and matrix B is simply 5 4. Now first we check the determinant of matrix A. Determinant of A is 2 plus 1, which is 3, so which is not equal to 0. It implies A is a non-singular matrix. जब non-singular matrix है तो इसका मतलब है the system of equation is have a solution is consistent. The system of equation is will be consistent. इसी तरह अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे तो हम उस वक्त डिटरमिनेंट ए देखेंगे. ए मैट्रिक्स आ जाएगी फॉर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, वो आ जाएगा 1 3 2 6. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा 6 minus 6, that is 0. तो हमें फर्दर स्टेप्स जाने हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. सिमिलरली पार्ट 3 में इस तरह होगा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b. इतना तो हम कह सकते हैं. थर्ड कैन बी रिटन एज दिस वेयर a इज इक्वल टू 1 3 2 6. x हमें पता है xy और b पता है वो है 5 8. नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a, सो आ गया 0. इट इम्प्लाइज a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. अभी हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. नाउ वी विल गो वन स्टेप फर्दर. यहां से हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमें पता है वो है -6 -3 -2 एंड -1. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगी 6 -3 -2 1.
Now we will find adjoint of A into B. Adjoint of A is 6 minus 3 minus 2 1, and B matrix is 5 8. Therefore it will be equal to 30 minus 24, and it will be equal to minus 10 plus 8. It will be equal to 6 and minus 2, and we know it's not equal to a zero matrix, so this is not a BIBO. It implies system of equations or inconsistent. Question number 4. Again we can say that system of equations can be written as AX equal to B, where A is equal to 1 1 1 2 3 2 A 2A. X equal to X Y Z, and matrix B is 1 2 4. Now we will first find determinant of matrix A. 1 into 6A minus 2A, 1 into 6A minus 2A, then it is minus 1 into 2 into 2A, that is 4A, again minus 2 into A, that is 2A, then it is plus, and this is 1, and 2A minus 3A, which will be equal to 6A minus 2A is 4A, again minus 4A minus 2A is 2A, and plus 2A minus 3A is minus A. So finally we are with 4A minus 3A, which is equal to A, but it's not equal to 0. It implies system of equations will be consistent. Question 5. सो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में 3x minus y minus 2z equal to 2y minus z equal to minus 1, 3x minus 5y equal to 3. Now we can say the system of equations can be written as AX equal to B, where A is equal to 3 minus 1 minus 2, 2. Here in the second equation the variable of x is 0, so it's not 2, but it is 0. Variable of y is 2,
coefficient of y, sorry, and it is -1. Then we write here 3, 0, 3 minus 5. -5, 0, and x equal to xyz, and b is equal to 2, -1, 3. Now we will look at the determinant of matrix A. Now determinant of A is equal to 3 into 0 minus 5, and then it is minus minus plus 1 into 0 minus 0, 0 plus 3. Then we have minus 2 into 0 minus 6. It is equal to minus 15 plus 3 plus 12, that is 0. अब हम जाएंगे इसके एडजॉइंट की तरफ. सो टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए, हमें पता है हमें क्या क्या देखना है. वी रिक्वायर A11, A12, A13 कोफैक्टर्स, A21, A22, A23, फिर चाहे A31, A32, A33. इसका मैट्रिक्स देखने के बाद जब हम एडजॉइंट ऑफ ए को कोई मैट्रिक्स निकालेंगे तो उस एडजॉइंट ऑफ ए को फिर हमें मल्टीप्लाई करना है बी से. सो डू योरसेल्फ.